सूटकेस लेकर रीना घर से निकलने लगी तो अरुण और मोनिका चौंक कर खड़े हो गए। माँ, सूटकेस में क्या है? अरुण ने माथा सिकोड़कर पूछा। फिक्र मत कर बेटा, इसमें तेरी पत्नी की गहने नहीं, बस मेरा कुछ जरूरी सामान है। रीना ने उखड़े लहजे में जवाब दिया। किस बात पर गुस्सा हो? अपने बेटे के इस प्रश्न का रीना ने कोई जवाब नहीं दिया तो अरुण ने अपनी पत्नी की तरफ गुस्से से देखा। नहीं, मैंने मम्मी से कोई झगड़ा नहीं किया है, मोनिका ने फौरन सफाई दी। लेकिन तभी कुछ याद करके वह बेचैन नजर आने लगी। अरुण खामोश रहकर मोनिका के आगे बोलने का इंतजार करने लगा। बात कुछ खास नहीं थी। मम्मी फ्रिज से कल रात दूध निकाल रही थी। मैंने बस यह कहा था कि सुबह कहीं वीर के लिए दूध कम ना पड़ जाए। कल चाय कई बार बनी। मुझे कतई एहसास नहीं हुआ कि उस छोटी सी बात का मम्मी इतना बुरा मान जाएंगी। अपनी बात खत्म करने तक मोनिका चिढ़कर शिकार बन गई। माँ, क्या बहू से नाराज हो? अरुण ने माँ को मनाने के लिए अपना लहजा कोमल कर लिया। मैं इस वक्त कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हूँ। तू मुझे ऑटो ला दे बस। रीना की नाराजगी उनकी आवाज में अब साफ झलक उठी। क्या आप शिप्रा दीदी के घर जा रही हो? हाँ, बेटी के घर सूटकेस लेकर रहने जा रही हूँ। अरुण ने बड़ी हैरानी जाहिर की। जब इकलौते बेटे के घर में विधवा माँ को मान सम्मान से जीना नसीब ना हो तो वह बेटी के घर रह सकती है। रीना ने जिद्दी लहजे में कहा। तुम गुस्सा थूक दो माँ, मैं मोनिका को डांटूंगा। नहीं, मेरे सब्र का घड़ा अब भर चुका है। मैं किसी हाल में नहीं रुकूंगी। कुछ और बातें भी क्या तुम्हें परेशान और दुखी कर रही है? अरे एक दो नहीं, बल्कि दसियों बातें हैं। रीना अचानक फट पड़ी। मैं तेरे घर की इज्जतदार बुजुर्ग सदस्य नहीं, बल्कि आया और नौकरानी बनकर रह गई हूँ। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम नौकरानी भी हटा दो। मुझे वीर की आया बनाकर आए दिन पार्टियों में चले जाओ। तुम दोनों के पास ढंग से दो बातें मुझसे करने का वक्त नहीं है। उस शाम मेरी छाती में दर्द था तो तू डॉक्टर के पास भी मुझे नहीं ले गया। माँ, तुम्हें बस एसिडिटी थी जो इनो खाकर ठीक भी हो गई थी। अरे, अगर दिल का दौरा पड़ने का दर्द होता तो तेरी इनो क्या करती? तुम दोनों के लिए अपना आराम, अपनी मौज मस्ती मेरे सुख दुख का ध्यान रखने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी तुम दोनों को बेचारे वीर की फिक्र भी नहीं। अरे, बच्चे की सारी जिम्मेदारियां दादी पर डालने वाले तुम जैसे लापरवाह माता पिता शायद ही दूसरे होंगे। रीना ने बेझिझक उन्हें खरी खरी सुना दी। मम्मी, हम इतने बुरे नहीं हैं जितने आप बता रही हो। मुझे लगता है कि आज आप तिल का ताड़ बनाने पर आमादा हो। मोनिका ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। अच्छे हो या बुरे, अब अपनी घर गृहस्थी तुम दोनों ही संभालो। मैं आया का इंतजाम कर लूं, फिर आप चली जाना। जब तक आया ना मिले तुम ऑफिस से छुट्टी ले लेना। वीर खेल कर लौट आया तो मुझे जाते देखकर रोएगा। चल, ऑटो करा दे मुझे। रीना ने सूटकेस अरुण को पकड़ाया और अजीब सी अकड़ के साथ बाहर की तरफ चल पड़ी। पता नहीं माँ को अचानक क्या हो गया। यह जिद्दी इतनी है कि अब किसी की कोई बात नहीं सुनेगी। बड़बड़ाता हुआ अरुण सूटकेस उठाकर अपनी माँ के पीछे चल पड़ा। परेशान मोनिका को नई आया का इंतजाम करने के लिए अपनी पड़ोसिनों की मदद चाहिए थी। वह उनके घरों के फोन नंबर याद करते हुए फोन की तरफ बढ़ चली। करीब आधे घंटे के बाद रीना अपनी बेटी के घर में बैठी हुई थी। अपनी बेटी शिप्रा और दामाद राहुल के पूछने पर उन्होंने वही सब दुखड़े उनको सुना दिए जो कुछ देर पहले अपने बेटे बहू को सुनाए थे। आप वहाँ खुश नहीं हैं, इसका कभी एहसास नहीं हुआ मुझे। सारी बातें सुनकर राहुल ने आश्चर्य व्यक्त किया। अपने दिल के जख्म जल्दी से किसी को दिखाना मेरी आदत नहीं है। राहुल, जब पानी सिर के ऊपर हो गया तभी सूटकेस लेकर निकली हूँ। रीना का गला रुंध गया। मम्मी, यह भी आपका ही घर है, आप जब तक दिल करे यहाँ रहे। अंश और ऋषिका नानी का साथ पाकर बहुत खुश होंगे। राहुल ने मुस्कुराते हुए उन्हें अपने घर में रुकने का निमंत्रण दे दिया। यहाँ बेटी के घर में रुकना मुझे अच्छा। माँ, बेकार की बातें मत करो। सिप्रा ने प्यार से रीना को डपट दिया।
बेटा बेटी में यूं अंतर करने का समय अब नहीं रहा है। जब तक मैं उस नालायक अरुण की अकल ठिकाने न लगा दूं, तब तक तुम आराम से यहाँ रहो। बेटी, आराम करने के चक्कर में फंसकर ही तो अपनी यह दुर्गति कराई है। अब आराम नहीं, मैं काम करूंगी। रीना ने दृढ़ स्वर में मन की इच्छा जाहिर की। मम्मी, इस उम्र में क्या काम करोगी आप? और काम करने के झंझट में क्यों फंसना चाहती हो? राहुल परेशान नजर आने लगा। काम मैं वही करूंगी जो मुझे आता है। रीना बेहद गंभीर हो उठी। जब सिप्रा के पापा इस दुनिया से अकस्मात चले गए, तब यह 10 और अरुण 7 साल के थे। मैं ससुराल में नहीं रही, क्योंकि मुझ विधवा की उस संयुक्त परिवार में नौकरानी की सी हैसियत थी। अपने आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए मैंने ससुराल को छोड़ा। दिन में पापड़ बनाती और रात को कपड़े सिलती। आज फिर मैं सम्मान से जीना चाहती हूँ। अपने बेटे बहू के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। कल सुबह सिप्रा मुझे लेकर अनीता के पास चलेगी। यह अनीता कौन है? राहुल ने उत्सुकता दर्शाई। मेरी बहुत पुरानी सहेली है। उसने पापड़ बनाने का लघु उद्योग कायम कर रखा है। वह मुझे भी काम देगी। अगर रहने का इंतजाम भी उसने कर दिया तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। माँ, तुम यही रहोगी। सिप्रा ने उन्हें अपनी बात पूरी नहीं करने दी और आवेश भरे लहजे में बोली, जिस घर में तुम्हारे बेटा बहू ठाट से रहे हैं, वह घर आज भी तुम्हारे नाम है। अगर बेघर होकर किसी को धक्के खाने ही हैं, तो वह तुम नहीं, वे होंगे। तो इतना गुस्सा मत कर बेटी। माँ, तुमने कभी अपने दुख दर्द की तरफ पहले जरा सा इशारा किया होता तो अब तक मैं अरुण और मोनिका के होश ठिकाने लगा दिए होते। अब मैं काम करना शुरू करके आत्मनिर्भर हो जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे तुम पर गर्व है माँ, रीना के गले लगकर शिप्रा ने अपने पति को बताया। मुझे वह समय याद है जब माँ अपना सुख चैन भुलाकर दिन रात मेहनत करती थी। हमें ढंग से पाल पोस कर काबिल बनाने की धुन हमेशा इनके सिर पर सवार रहती थी। आज अरुण बैंक मैनेजर और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो यह माँ की मेहनत का ही फल है। लानत है अरुण पर जो आज वह माँ की उचित देखभाल नहीं कर रहा। मेरी यह बेटी भी कम हिम्मती नहीं है राहुल। रीना ने स्नेह से सिप्रा का सिर सहलाया। पापड़ बनाने में यह मेरा पूरा हाथ बटाती थी। पढ़ने में हमेशा अच्छी रही। मेरा बुरा वक्त ना होता तो जरूर डॉक्टर बनती मेरी गुड़िया। आप दोनों बैठकर बातें करो। मैं जरा एक बीमार दोस्त का हालचाल पूछने जा रहा हूँ मम्मी। आप यहाँ रुकने में जरा सी भी हिचक महसूस ना करें। अरुण और मोनिका को मैं समझा दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। राहुल उनके बीच से उठकर अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद वह तैयार होकर बाहर चला गया। उसके बदन से आ रही इत्र की खुशबू को शिप्रा ने तो नहीं, पर रीना ने जरूर नोट किया। कौन सा दोस्त बीमार है राहुल का? रीना ने अपने स्वर को सामान्य रखते हुए शिप्रा से पूछा। मुझे पता नहीं, शिप्रा ने लापरवाह स्वर में जवाब दिया। बेटी, पति के दोस्तों की, उसके ऑफिस की गतिविधियों की जानकारी हर समझदार पत्नी को रखनी चाहिए। माँ, 2 बच्चों को संभालने में मैं इतनी व्यस्त रहती हूँ कि इन बातों के लिए फुर्सत ही नहीं बचती। अपने लिए वक्त निकाला कर, बन संवर कर रहा कर। कुछ समय वहां से बचाकर राहुल को खुश करने के लिए लगाएगी तो उसे अच्छा लगेगा। मैं जैसी हूँ उन्हें बेहद पसंद हो। माँ, तुम मेरी फिक्र ना करो। और यह बताओ कि क्या कल सुबह तुम सचमुच अनीता आंटी के पास काम मांगने जाओगी? अपनी आंखों में चिंता के भाव लाकर शिप्रा ने विषय परिवर्तन कर दिया था। रीना काम पर जाने के लिए अपने फैसले पर जमी रही। उनके इस फैसले का शिप्रा ने स्वागत किया। रात को अरुण और मोनिका ने रीना से फोन पर बात करनी चाही, पर वह तैयार नहीं हुई। शिप्रा ने दोनों को खूब डांटा। मोनिका ने उसकी डांट खामोश रहकर सुनी, पर अरुण ने इतना जरूर कहा, माँ ने कभी पहले शिकायत का एक शब्द भी मुंह से निकाला होता तो मैं जरूर कार्रवाई करता। मुझे तो सपना नहीं आने वाला था कि वह घर में दुख और परेशानी के साथ रह रही हैं। उन्हें घर छोड़ने से पहले हमसे बात करनी चाहिए थी। शिप्रा ने जब इस बारे में माँ से सवाल किया तो वह नींद आने की बात कह सोने चली गई। उनके सोने का इंतजाम अंश और ऋषिका के कमरे में किया गया था। उन दोनों बच्चों ने नानी से पहले एक कहानी सुनी और फिर लिपट कर सो गए। रीना को वीर बहुत याद आ रहा था।
इस कारण वह काफ़ी देर से सो न सकी थी। अगले दिन बच्चों को स्कूल और राहुल को ऑफिस भेजने के बाद शिप्रा माँ के साथ अनीता से मिलने जाने के लिए घर से निकली। अनीता का कुटीर उद्योग बड़ा बढ़िया चल रहा था। घर की पहली मंजिल पर बने बड़े हॉल में 30 औरतें पापड़ बनाने के काम में व्यस्त थी। वह रीना के साथ बड़े प्यार से मिली। पहले उन्होंने पुराने वक्त की यादें ताज़ा की। चाय नाश्ते के बाद रीना ने उन्हें अपने आने का मकसद बताया तो वह पहले तो चौंकी और फिर गहरी सांस छोड़कर मुस्कुराने लगी। अगर दिल करे तो अपनी परेशानियों की चर्चा करके अपना मन जरूर हल्का कर लेना। रीना, कभी तुम मेरा सहारा बनी थी और आज फिर तुम्हारा साथ पाकर मैं खुश हूँ। मेरा दायां हाथ बनकर तुम चाहो तो आज से ही काम की देखभाल में हाथ बटाओ। अपनी सहेली की यह बात सुनकर रीना की पलकें नम हो उठी थी। रीना और शिप्रा ने वर्षों बाद पापड़ बनाने का काम किया। उन दोनों की कुशलता जल्द ही लौट आई। बहुत मजा आ रहा था दोनों को काम करने में। कब लंच का समय हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। शिप्रा घर लौट गई क्योंकि बच्चों के स्कूल से लौटने का समय हो रहा था। रीना को अनीता ने अपने साथ खाना खिलाया। रीना शाम को घर लौटी तो बहुत प्रसन्न थी। राहुल को उन्होंने अपने उस दिन के अनुभव बड़े जोश के साथ सुनाए। रात को 8 बजे के करीब अरुण और मोनिका वीर को साथ लेकर वहां आ पहुंचे। उनको देखकर शिप्रा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। बड़ी कठिनाई से पति और माँ उसके गुस्से को शांत कर पाए। चुप होते होते भी शिप्रा ने अपने भाई व भाभी को खूब खरी खोटी सुना दी थी। माँ, अब घर चलो। इस उम्र में और हमारे होते हुए तुम्हें काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं। दुनिया की नजरों में हमें शर्मिंदा कराकर तुम्हें क्या मिलेगा? अरुण ने आहत स्वर में प्रश्न किया। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना सुनना चाहती हूँ। तुम लोग चाय पियो, तब तक मैं वीर से बातें कर लूँ। रीना ने अपने 5 वर्षीय पोते को गोद में उठाया और ड्राइंग रूम में उठकर बच्चों के कमरे में चली आई। उस रात बेटा और बहू माँ को साथ वापस ले जाने में असफल रहे। लौटते समय दोनों का मूड बहुत खराब हो रहा था। मम्मी अभी गुस्से में है, कुछ दिनों के बाद उन्हें समझा बुझाकर हम भेज देंगे। राहुल ने उन्हें आश्वासन दिया। उन्हें पापड़ बनाने के काम पर जाने से भी रोको जीजा जी। अरुण ने प्रार्थना की। जो भी इस बात को सुनेगा हम पर हंसेगा। अरुण मेहनत व ईमानदारी से किए जाने वाले काम पर मूर्ख लोग ही हंसते हैं। माँ ने यही काम करके हमें पाला था। कभी जाकर देखना कि अनीता आंटी के यहाँ काम करने वाली औरतों के चेहरों पर स्वाभिमान और खुशी की कैसी चमक मौजूद रहती है। थोड़े से समय के लिए मैं भी वहाँ रोज जाया करूँगी माँ के साथ। अपना फैसला बताते हुए शिप्रा बिल्कुल भी नहीं झिझकी थी। बाद में राहुल ने उसे काम पर न जाने के लिए कुछ देर तक समझाया भी, पर शिप्रा ने अपना फैसला नहीं बदला। मेरी बेटी कुछ मामलों में मेरी तरह से ही जिद्दी और धुन की पकी है। राहुल, यह किसी पर अन्याय होते भी नहीं देख सकती। तुम नाराज मत हो और कुछ दिनों के लिए इसे अपनी इच्छा पूरी कर लेने दो। घर के काम का हर्जा इसका हाथ बटाकर मैं नहीं होने दूंगी। तुम बताओ, तुम्हारे दोस्त की तबीयत कैसी है? रीना ने अचानक विषय परिवर्तन कर दिया। मेरे दोस्त की तबीयत को क्या हुआ है? राहुल चौंका। अरे, कल तुम अपने एक बीमार दोस्त का हालचाल पूछने गए थे ना? हाँ हाँ, वह अब ठीक है, बेहतर है। अचानक बेचैन नजर आ रहे राहुल ने अखबार उठाकर उसे आंखों के सामने यो किया, मानो रीना की नजरों से अपने चेहरे के भावों को छिपा रहा हो। माँ ने बेटी की तरफ देखा पर उसका ध्यान उन दोनों की तरफ न होकर ऋषिका की चोटी खोलने की तरफ लगा हुआ था। रीना के साथ शिप्रा भी रोज पापड़ बनाने के काम पर जाती। माँ शाम को लौटती पर बेटी 12 बजे तक लौट आती। दोनों इस दिनचर्या से बेहद खुश थीं। वीर को याद करके रीना कभी कभी उदास हो जाती। नहीं तो बेटी के घर उनका समय बहुत अच्छा बीत रहा था। माँ को वापस ले जाने में अरुण और मोनिका पूरे 2 हफ्ते के बाद सफल हुए। आया की देखभाल वीर के लिए अच्छी नहीं है मम्मी। वह चिड़चिड़ा और कमजोर होता जा रहा है। सारा घर आपकी गैर मौजूदगी में बिखर सा गया है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, अपनी सारी गलतियाँ सुधारने का वादा करती हूँ। बस अब आप घर चलिए प्लीज। हाथ जोड़कर यूं विनती कर रही बहू को रीना ने अपनी छाती से लगाया और घर लौटने को राजी हो गई। शिप्रा ने पहले ही यह सुनिश्चित करवा लिया कि घर में झाड़ू पोछा करने और बर्तन मांजने वाली बाई आती रहेगी। वह तो आया को भी आगे के लिए रखवाना चाहती थी, पर इसके लिए माँ ही तैयार नहीं हुई। मैं जानती थी कि आज मुझे लौटना पड़ेगा।
इसलिए मैं अनीता से 15 दिन की अपनी पगार ले आई थी। अब हम सब पहले बाजार चलेंगे। तुम सबको अपने पैसों से मैं दावत दूंगी और उपहार भी। रीना की इस घोषणा को सुनकर बच्चों ने तालियां बजाई और खुशी से मुस्कुरा उठे। रीना ने हर एक को उसकी पसंद की चीज बाजार में खिलवाई। राहुल और अरुण को कमीज मिली। शिप्रा और मोनिका ने अपनी पसंद की साड़ियां पाई। ऋषिका ने ड्रेस खरीदी। अंश को बैट मिला और वीर को बैटरी से चलने वाली कार। वापस लौटने से पहले सास ने अकेले दामाद को साथ लिया और उस आलीशान दुकान में घुस गई जहां औरतों की हर प्रसाधन सामग्री बिकती थी। क्या आप यहाँ अपने लिए कुछ खरीदने आई हैं मम्मी? राहुल ने उत्सुकता जताई। नहीं, यहाँ से मैं कुछ छाया के लिए खरीदना चाहती हूँ, रीना ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। छाया कौन? एकाएक ही राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम्हारी दोस्त जो मेरी सहेली के फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में रहती है, वही छाया जिससे मिलने तुम अक्सर उसके फ्लैट पर जाते हो, जिसके साथ तुमने गलत तरह का रिश्ता जोड़ रखा है। मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। राहुल प्लीज झूठ बोलने की कोशिश मत करो और मेरी यह चेतावनी ध्यान से सुनो। रीना ने उसकी आंखों में आंखें डालकर सख्त स्वर में बोलना शुरू किया। शिप्रा तुम्हारे पति, घर व बच्चों के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। पिछले दिनों में तुम्हें इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि वह अन्याय के सामने चुप नहीं रह सकती। मेरी बेटी मान सम्मान से जीने को सबसे महत्वपूर्ण मानती है। उसे छाया की भनक भी लग गई तो तुम्हें छोड़ देगी। मेरी बेटी सूखी रोटी खा लेगी पर जिएगी इज्जत से। जैसे मैंने बनाया वैसे ही वह भी पापड़ बनाकर अपने बच्चों को काबिल बना लेगी। आज के बाद तुम कभी छाया के फ्लैट पर गए तो मैं खुद तुम्हारा कच्चा चिट्ठा शिप्रा के सामने खोलूंगी। तुम्हें मुझे अभी वचन देना होगा कि तुम उससे संबंध हमेशा के लिए समाप्त कर लोगे। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो अपनी पत्नी व बच्चों से दूर होने को तैयार हो जाओ। अपनी गृहस्थी उजाड़ कर फिर खूब मजे से छाया के साथ मौज मस्ती करना। राहुल ने कांपती आवाज में अपना फैसला सुनाने में ज्यादा वक्त नहीं लिया। मम्मी, आप शिप्रा से कुछ मत कहना। वह खुददार औरत मुझे कभी माफ नहीं करेगी। गुड, मुझे तुमसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। आओ बाहर चलें। रीना एक तीर से दो शिकार करके बहुत संतुष्ट थी। उन्होंने घर छोड़कर बेटे व बहू को अपना महत्व व उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराया था। साथ ही बेटे के व्यक्तित्व की कुछ विशेषताओं से दामाद को परिचित कराकर उसे सही राह पर लाई थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।